डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे बताया गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स DSC 7 जो अब NEP के सेमेस्टर 3 BA ऑनर्स पॉल साइंस में है, उनका एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्पेंडिंग है, मतलब बहुत जल्द है। तो इसलिए एक जो फेवरेट सीरीज है, जो पास्ट 3 इयर्स पेपर, मुझे पता है कि आपको ये सीरीज का इंतजार होता है। यदि आप जानते हैं तो, नहीं तो आपके लिए एक सुखद आश्चर्य है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यू एडिशन लेकर के 3 इयर्स पेपर एनालिसिस, जिसमें कि 23, 22 और 2021। ऑफ कोर्स ये पुराने सिलेबस के पेपर हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेबस बिल्कुल इंटैक्ट वही है जो पहले CBCS सिलेबस में था। पहले ये सेमेस्टर 2 में ये पढ़ाई होती थी, अब सेमेस्टर 3 में है, और कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए पास्ट क्वेश्चन यदि आप वो देखेंगे तो वही यहां भी आपको हेल्प होगा। So let us begin this popular series today on DSC 7, Political Theory, Concepts and Debates. ये है इसका नया सिलेबस, जो मैंने पहले कहा कि ये जो सेमेस्टर 2 में पहले CBCS सिलेबस में DU में और UGC के अदर एफिलिएटेड कॉलेज में होती थी, उसका ही एक रिप्लिका है। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। फर्स्ट यूनिट में आपको फ्रीडम पढ़नी है, लिबर्टी के जो मायने हैं पॉजिटिव और निगेटिव, जो इसे आप बर्लिन करके चले गए, इन्होंने 2 खेमे में बांट दिया, उस पर बहुत चर्चा होती है और वो पढ़ना है। लेकिन जो फ्रीडम का जो मायने है, फ्रीडम जिसे हम विमुक्त होना कहते हैं, इमेंसिपेशन, मुक्ति, स्वराज, ये सारी जो थॉट हैं वो भी आपको इसमें यदि आप ये देखेंगे फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज, तो ये समवॉट डिफरेंट फ्रॉम निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी के तरफ भी जाता है, या कहिए ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग कि क्या है लिबर्टी, एक 2 खेमे से हट करके। इसमें डिबेट जो है फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उस पे है। इक्वालिटी में डेफिनेटली जो डिबेट इस पे होती है कि जो लिबरल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो एक फॉर्मल इक्वलिटी का है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, वो, और इक्वलिटी ऑफ आउटकम कि जो आउटकम है, मतलब रिलेटिव इक्वलिटी जो है सबकी ऐसी रहे कि बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ना हो इनकम में, वेल्थ में या पोजीशंस में। तो लेकिन उसका जो पैमाना है वो एक्चुअल जो आउटकम होती है किसी भी प्रोसेस का, उसमें इक्वलिटी कितना मेंटेन होता है। ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो सोशलिज्म की तरफ जाता है, कलेक्टिविज्म की तरफ जाता है, कम्युनिज्म की तरफ जाता है। तो इन दोनों पे जो विवाद है वो आपको पढ़नी है। देन इगैलिटेरियनिज्म जो है एक लिबरल कॉन्सेप्ट है कि मतलब ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, खास करके इनकम, वेल्थ में। लेकिन इसका क्या करें यदि कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो, या कोई सोशल कोई इनकैपेसिटी है, लोअर कास्ट में है और वहाँ से उनको इनकम की इनइक्वलिटी होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो उसको कैसे कंपनसेट करें, कैसे उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करके अभी करंट में हम इक्वलिटी लाने की कोशिश करें। और उसी से निकल के आता है एफर्मेटिव एक्शन, मतलब जब स्टेट ऐसे एक्शन करता है जो दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा देता है, तो आपको लगेगा कि ये इनइक्वलिटी हो रही है। तो लेकिन ये एरिस्टोटल का जो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि अनइक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। जो अनइक्वल हैं उनको कैसे आप इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। जो गरीब हैं, दबे कुचले, हजारों सालों से यदि किसी को कास्ट स्ट्रक्चर के चलते जो है परेशानी हुई है, तो उनको दूर करने के लिए यदि हम कुछ उन्हें स्पेशल प्रोविजन देते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा देते हैं, तो ये इनइक्वलिटी नहीं है। दिस इज प्रोपोर्शनल इक्वलिटी और इक्विटी और जस्टिस। दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उस पर आपको डिबेट करनी है। जस्टिस जो है वो तो बहुत ही एक फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यू है, जिसपे कि आधारित है सभी सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट। उसमें आपको प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव जस्टिस के बीच के अंतर को समझना है। प्रोसीजरल जहाँ पे कि रूल एंड रेगुलेशन आप जस्ट एंड फेयर बना देते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना देते हैं, इंस्टीट्यूशन जो उस जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करे, और आप सोचते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल इफ द रूल रेगुलेशन आर जस्ट एंड इट इज इंप्लीमेंटेड फेयरली बाय इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो वो प्रोसीजरल जस्टिस है। जितने भी लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस हैं, चाहे रॉल का हो, नॉजिक हो, एक तरह से प्रोसीजरल ही है। सब्सटेंटिव जस्टिस जो है वो ये है, जस्टिस
केवल हुआ नहीं, होता हुआ दिखे, जस्टिस रियली रियलाइज हो, यदि कोई कहे कि हाँ हमें न्याय मिला है, दैट इज सब्सटेंटिव जस्टिस, जिसमें सब्सटेंस हो। तो इसको जैसे प्रोफेसर अमृत्य सेन जो है नीति वर्सेस न्याय से जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस फॉर हिम इज लाइक संस्कृत वर्ड नीति, institutional fairness and fair rules and regulation, whereas substantive justice is न्याय, that is realized justice, concrete justice जो realize होता है। तो इन दोनों में फर्क, रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो पढ़ने हैं, और उसके जो क्रिटिक्स हैं, खास करके जो फेमिनिस्ट लोगों ने उनकी क्रिटिज्म की है फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम्युनिटेरियन जो लिबरल कम्युनिटेरियन ने भी उनकी क्रिटिक की है, इन दोनों को पढ़नी है। देन क्या जस्टिस का दायरा केवल नेशन के बाउंड्री से टकरा करके लौट जाता है, नेशनल लेवल तक ही है, या ग्लोबल जस्टिस का भी कॉन्सेप्शन हो सकता है, ये आपको पढ़नी है। राइट्स जो है, अधिकार, तो आप समझिए कि सभी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, और उसमें उसके जो बेसिस हैं, क्या वो नेचर से आता है या मोरलिटी या इथिक्स से या कानून से आता है, तो नेचुरल राइट, मोरल राइट और लीगल राइट। राइट्स और ऑब्लिगेशन में हमेशा द्वंद्व होता है। आपको पता है हम लोगों के हिंदू धर्म में जो है ऑब्लिगेशन बेस्ड या ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी की परिकल्पना की गई थी, लेकिन अभी का जो लिबरल समाज है, वेस्टर्न समाज जिसको हम अपने यहाँ अपना रहे हैं, वो अधिकार बेस्ड समाज माना जाता है। इंडिविजुअल अपने राइट्स को लेकर बहुत सजग रहता है, लेकिन ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या सोसाइटल कॉमन गुड उस तरह से बैकग्राउंड में चली जाती है। तो क्या राइट्स और उसके लिए मैचिंग ऑब्लिगेशन में क्या कैसे बैलेंस बनाए रखा जाए, ये है डिबेट है। ह्यूमन राइट्स जो कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लिबरल थॉट में है, उसको कैसे जो है कल्चरल रिलेटिविज्म काटती है। फाइनली आपको जो सबसे कंटेंसस इशू है, जिसमें सबसे परवैसिव इशू अभी है डेमोक्रेसी की, वो पढ़नी है। डेमोक्रेसी का जो आइडिया है और रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस होती है, इन दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप नॉर्थ कोरिया भी अपने को जो है पीपुल्स रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कहता है, चाइना भी अपने को डेमोक्रेटिक कहता है, इवन सीरिया में जो अभी बनेगी गवर्नमेंट वो भी अपने को डेमोक्रेटिक कहेगी। तो डेमोक्रेसी क्या है, क्या आइडिया है और क्या प्रैक्टिस है, और जो पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेसी छाई हुई है वो एक्चुअल तो क्या है, वो एक्चुअल तो लिबरल डेमोक्रेसी है, तो उसके जो हैं वो क्या पैमाने हैं। तो ये आपको इसमें देखनी है। इसके अलावा मल्टीकल्चरलिज्म और टॉलरेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लिबरल डेमोक्रेसी टकराता है मल्टीकल्चरलिज्म से, वो आती है टॉलरेशन जो जॉन लॉक ने ही दिया था, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मल्टीकल्चरलिज्म को एक चैलेंज के रूप में देखती है, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन की इशू है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो कैसे सभी तबके को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, और कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए, या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इस पर भी आपको चर्चा कर। अब आइए थोड़ी चर्चा करें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो सकती है। मेरे विचार से आपको थोड़ा पहले तो पैटर्न देखिए। 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से चार क्वेश्चन आपको जवाब देने होते हैं, तो बहुत ही 5 क्वेश्चन का जवाब देना हो तो बहुत आसान है कि आप 1+1 है, मतलब एक क्वेश्चन पे आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और आप देखिए कि जो 10वां क्वेश्चन होता है वो थोड़ा और आपको एक लिवरेज देता है, क्योंकि उसमें 4 टॉपिक पे आपको 2 पे नोट लिखने होते हैं, जो कि आप मैनेज कर सकते हैं थोड़े सेलेक्टिव स्टडी करके भी। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ट्विस्टेड और ऑफबीट होते हैं, तो आपको उसको सीधा करना आना चाहिए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कैसे आप ऑफबीट क्वेश्चन को सीधा करेंगे, ये एक आर्ट है, और उसमें सोशल साइंस की जो करेक्टरिस्टिक है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में अनलाइक नेचुरल साइंस 2+2 4 नहीं होता है, कोई चीज एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, या इस खेमे या उस खेमे, या राइट और रॉन्ग नहीं होता। तो आप ना इर्द गिर्द घूमते हुए, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट, मान लीजिए कि ये आपको बुल्स आई है, आपको पूछा गया है कोई थीम, तो उसके इर्द गिर्द आप घूम के आंसर बहुत ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो वो आंसर लिखें उसमें आप स्टैंडर्ड फ्रेजेज, स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड कोट और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को यूज करें। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर लिखिए।
क्यों स्टैंडर्ड लिखना चाहिए? क्योंकि आपके जो कॉपी चेकर होते हैं उनको उतना समय नहीं होता है, वो केवल बीच बीच में देखते हैं, और जब देखते हैं कि स्टूडेंट एक सही पैटर्न में, सही टेम्पलेट में और सही वर्ड और फ्रेजेस को लिख रहा है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और सभी थीम को कवर कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं ये कौन सा आपको जो है हेल्प हो जाए। 5-6 बार जो है पॉल साइंस हेल्प के वीडियो लेक्चर जो हैं, जो कि सभी थीम पे मौजूद हैं, उसको देखिए। पहले बार नॉर्मल स्पीड में, फिर स्पीड को बढ़ा बढ़ा करके 6 to 7 टाइम्स जो है वो आप जो इसकी एग्ज़ाम गाइड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है, आपको बहुत हेल्प होगा। वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। 6 से 7 मैंने लिखा है, कई स्टूडेंट जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं 8 to 9 टाइम्स भी रिवाइज करते हैं। और जो मैंने कहा कि ऑफ बीट क्वेश्चन को टैकल करने के लिए रेडी रहिए, घबराइए नहीं, उसको 5 बार पढ़िए। और इस तरह से, जैसे मान लीजिए ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो इसको सीधा कर दीजिए। ट्विस्टेड क्वेश्चन को सीधा करने का मतलब है कि उसके जो थीम, जो वो मर्म है, उसको हमने समझ लिया, अब उसके इर्द गिर्द मैं एक अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख दूंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो चलिए, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप एग्ज़ाम गाइड डाउनलोड कर सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, और ये तो फ्रीली आप देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिकेबल भी आपको मिलेगा। अब चलिए फ्रीडम। फ्रीडम से जो 3 साल का क्वेश्चन जो आप देखेंगे, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन तो एक्चुअल आपके जो है एनईपी के हैं, और ये दो जो है पुराने सिलेबस के हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में आते थे। तो 3 साल के क्वेश्चन है। 2023 का जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ऑफ कोर्स ये जो कॉन्सेप्ट ही जो दो खेमे में बांटने की है, इसया बर्लिन का है, तो ये लिख भी सकते थे एज कैटेगराइज बाय इसया बर्लिन। नहीं भी लिखा है तो आपको वही करना है। ऑल्सो डिस्कस द वार्निंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अगेन जो ये वार्निंग है, ये भी इसया बर्लिन का दिया हुआ है। इसया बर्लिन कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी एक स्लिपरी स्लोप है, मतलब एक ऐसा स्लोप जिसमें यदि आप फिसलना शुरू करें तो आपको पता है ना कि आप उस पर रुक नहीं सकते हैं। जो स्लाइडिंग होती है उस पर आप नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल के सेल्फ को हायर और लोअर सेल्फ में डिवाइड कर देता है, और स्टेट और सोसाइटी हायर सेल्फ में गाइड करने के नाम पे पैटर्नलिस्टिक बिहेवियर करते हुए आपके जीवन में कितना दूर तक घुस सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और इसी को टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। आपके पूरे पूरे लाइफ को जो है इस तरह से जकड़ सकती है समाज और स्टेट के, आपको लगे कि आप ऑक्टोपस से बंधे हुए हैं और कोई आपको स्वतंत्रता नहीं है कुछ भी करने की। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या इंटरटेन करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, किस टाइप का जॉब करेंगे, सभी यदि स्टेट और सोसाइटी डिसाइड करे इस नाम पे कि ये करना आपके ही हायर सेल्फ के लिए, आपके भले के लिए है, इसया बर्लिन कहते हैं ये डेंजर है पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में। इसलिए वो वार्निंग है। और निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी तो बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया। निगेटिव लिबर्टी जो है ये एब्सेंस है मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट का। गौर कीजिएगा मेरे बात पे कि ये आदमी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, ना कि नेचुरल, और ये जो है एक्सटर्नल ना कि इंटरनल कंस्ट्रेंट है आपके एक्शन पे। दैट इज निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी यदि आप अपने विल के खुद मालिक हो, सेल्फ मास्टरी है, आप मास्टर ऑफ योर ओन विल हो, आपके विल डिजायर पे किसी और का कब्जा नहीं है, और आपकी कैपेबिलिटी को किसी भी तरीके से बढ़ाई जाती है स्टेट और समाज के द्वारा। तो ये सब पॉजिटिव लिबर्टी को दर्शाते हैं। इसके अलावा नोट्स जो है इमेंसिपेशन पे था। इमेंसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। विमुक्ति, ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन में भी आता है। किसी चीज, किसी जकड़न से यदि आपको मुक्ति मिली है, चाहे वो जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे मुक्ति को भी जो है आप इमेंसिपेशन कर सकते हो। समाज के जो पावर स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट स्ट्रक्चर है, उससे आपको मुक्ति मिलती है तो उसको भी आप इमेंसिपेशन कर सकते हो। लाइक जैसे आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से आपको इमेंसिपेट करता है। राइट टू इक्वलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कास्ट का जो इनइक्वल स्ट्रक्चर है उससे आपको इमेंसिपेट करता है। जब आप निर्वाण को प्राप्त होते हो तो इमेंसिपेट हो जाते हो। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन में यदि आपको जो है क्लास की का जो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है, जो बंधन है, उससे जब आप मुक्त होते हो, अनलाइक दैट। सो इमेंसिपेशन किसी भी बंधन से मुक्ति है इमेंसिपेशन, और फ्रीडम का इसेंशियल क्रक्स। नोट जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है 1859 में जेएस मिल की, जो हार्म प्रिंसिपल, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, इन सब
अपने कॉन्सेप्ट और लिबर्टी की रक्षा क्यों करनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ आइडिया की, उसके लिए जाना जाता है ऑन लिबर्टी। 2022 में क्वेश्चन है डिस्कस इसेआ बर्लिन्स अकाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ये तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का ही एक रूप है। 2021 में क्रिटिकली एग्जामिन इसेआ बर्लिन्स आइडिया ऑफ लिबर्टी। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं। इसेआ बर्लिन का जो कॉन्सेप्शन है और कैसे उन्होंने लिबर्टी को दो खेमे में बांटा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस पे। तो इसका फोकस थीम आप समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बाय इसेआ बर्लिन, यही इसका फोकस थीम है। अब आइए जो सबसे जो एमॉर्फस आइडिया है, एमॉर्फस मतलब जिसको कि कंसेप्चुलाइज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इक्वलिटी है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि नेचर में कोई इक्वलिटी नहीं है, इन इक्वलिटी गैलोर, मतलब हर जगह इन इक्वलिटी है। कोई बड़ा है, छोटा है, कोई अमीर है, गरीब है, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़े जानवर, छोटे जानवर, ऑल सब कुछ जो है, पेड़ों का, पक्षियों का, सब छोटे से बड़े होता है। तो इक्वलिटी जब हम कहते हैं तो बहुत अजीब लगता है, क्या इक्वलिटी। इसीलिए एरिस्टोटल ने क्या कहा कि इक्वलिटी जो है वो तो अननेचुरल है, नेचर में कहीं इक्वलिटी नहीं है, इनफैक्ट इनइक्वलिटी नेचुरल है। लेकिन हम एक मोरल एनिमल हैं, केवल मनुष्य ही मोरल है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रिलेटिवली, ये नहीं कि सब एब्सोल्यूट इक्वल होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन रिलेटिवली ह्यूमन में इक्वलिटी हो, कानून के नजर में सब इक्वल हो, स्टेटस सबका बराबर हो, वर्थ सबका बराबर हो, सबके पास बराबर संपत्ति नहीं होगी, वोट सबका बराबर हो, सबके वोट का एक वैल्यू, ये सब तो आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबकी संपत्ति बराबर होगी, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतना ऊंच नीच ना हो कि कोई आदमी, जो रूसो कहते हैं कि कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि अपने को बेचने के लिए तैयार हो जाए, और कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरे मनुष्य को खरीदने की कुबत जुटा ले। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी हमें नहीं रखनी है। यही कॉन्सेप्शन है इक्वलिटी का। इट इज नॉट दैट कि सभी को इक्वल कर देना है। तो 2023 में जो क्वेश्चन है, जो एक्चुअल एनईपी में है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम। मैंने आपको ये सिलेबस डिस्क्राइब करते समय बताया, दोनों में ये फॉर्मल इक्वलिटी का कॉन्सेप्शन है जो लिबरल कॉन्सेप्शन है, जबकि जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कॉन्सेप्शन जो है वो एक हार्ड इक्वलिटी ऑफ आउटकम का है, जिसमें कि रियल मायने में आपने क्या इक्वलिटी लाया, इसकी लेखा जोखा है। So do you agree that the concept of equality of outcome hampers the individual freedom? Of course, यदि मान लीजिए कि हम ये कहें कि हमें गरीब लोगों को थोड़ा सा अमीर बनाना है, अमीर लोगों को थोड़ा गरीब, तो हमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो है कम करना होगा यदि हमको ये रिलेटिव इनइक्वलिटी को घटाना है। इसका मतलब है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा और गरीबों में हमको बांटना पड़ेगा, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। हमें वेल्थ टैक्स लगाना पड़ेगा, गरीबों को बेसिक इनकम ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसे में इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन होता है। विथ रेफरेंस टू एफर्मेटिव एक्शन, हाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर्स इक्वलिटी। ऑफ कोर्स, जो मैंने आपको सिलेबस को एक्सप्लेन करते समय बताया था कि कैसे जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो दबे कुचले मार्जिनलाइज लोग हैं उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट देने के लिए, कुछ स्पेशल एडवांटेज देने के लिए एक प्रयास है, और इसको आप सोशल जस्टिस समझ सकते हैं। इसमें भी रिलेटिव इक्वलिटी जो ग्रुप की है, जो समाज में जो डिफरेंट तबके हैं उसमें थोड़ी कमी आती है रिलेटिव इनइक्वलिटी में, और इससे जो है डेफिनेटली इन इक्वलिटी को लाने में हेल्प मिलती है। अगेन जो है ये लिबर्टी का हनन करता है। इसीलिए इक्वलिटी और लिबर्टी थोड़ा कंटेंसस इशू है, एक दूसरे को कई जगह काटते हुए दिखते हैं। 2022 में क्वेश्चन है एग्जामिन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ आउटकम। अगेन वही सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कंपेयर इट विद द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेम क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन है हाउ डज अफर्मेटिव एक्शन प्रमोट इगैलिटेरियनिज्म इन सोसाइटी। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप रिजर्वेशन, कोटा, बेसिक इनकम ट्रांसफर, फ्री राशन, बहुत कुछ आप जो अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, कई तो उसमें से फ्रीबी की श्रेणी में आती है, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो फोकस थीम क्या है कि ये जो दो काइंड ऑफ इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आती है, किस डॉक्ट्राइन से, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट करना, और अफर्मेटिव एक्शन और उसके क्या डायमेंशंस हैं, कैसे ये सोशल जस्टिस लाती है, लेकिन क्या इसके साथ में इश्यूज हैं, इस पे आपको चर्चा करनी। आइए अब जो नेक्स्ट थीम है जस्टिस, और इससे ज्यादा फाउंडेशनल पॉलिटिकल वैल्यू तो आपको पता है कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन
जस्टिस, इसके इतने मायने हैं, मीनिंग है, कन्नोटेशंस हैं, उस पर तो विशद चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देखिए 2023 में क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये तो जहां पे क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये होता है कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस तो आप दीजिए ही, आपको बिल्कुल पता होगा उनकी जो बेसिकली दो प्रिंसिपल है, लिबर्टी प्रिंसिपल और फिर इक्वलिटी प्रिंसिपल। इक्वलिटी प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल है, उसकी प्रायोरिटी एंड ऑल सब कुछ बताइए आप ओरिजिनल पोजीशन से लेके वेल ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं और जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक है, इन दो के जो क्रिटिकल अप्रोच हैं टू एनालाइज रॉल्स थ्योरी, उसको जरूर आपको लिखना चाहिए इसमें। देन ये भी कि जो दूसरा सिलेबस का भी थीम यहाँ आता है कि क्या जस्टिस जो है वो नेशनल बाउंड्री तक ही सीमित रहता है, क्या यदि ये नेशन है तो इसके बाहर नहीं निकलता है, क्या रॉल की जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो नेशन के बाहर नहीं होता, क्या अमेरिका में जो संपत्ति है उस पर हक क्या दुनिया के दूसरे गरीब देशों का नहीं है। ये बात उठती है ग्लोबल जस्टिस और कई और भी इश्यूज। तो 2022 में उस पर नोट्स आया था। 2022 में क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और यहाँ 2021 में है डिफाइन जस्टिस, मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन जस्टिस। क्या कहेंगे, हक कहेंगे, ड्यू कहेंगे, जिसको जो मिलना चाहिए वो मिले वो कहेंगे, क्या करना सही है क्या गलत है, वो बहुत बहुत तरीके से मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है अपने वीडियो में। क्रिटिकली एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो तीनों में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिकली एग्जामिन करें फ्रॉम द फेमिनिस्ट एंड कम्युनिटेरियन एंड अदर ऑल्सो अदर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट्स, अधिकार। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटी को अधिकार बेस्ड सोसाइटी मानते हैं। ईस्टर्न समाज जिसमें हम लोग आते हैं उनको हम लोग ज्यादा ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बेस्ड समाज कहते हैं। राइट्स मतलब हक, हमारा अधिकार, हमें ये चाहिए। लेकिन क्या ये चाहिए जो है बिना किसी मैचिंग ऑब्लिगेशन के हो सकता है? कोई अपनी ड्यूटी करता है तो किसी की राइट जो है वो बनती है। तो चलिए 2023 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुई है। जो पहले के जमाने थे उसमें जब इंडिविजुअल राइट की यहाँ बात हो रही है, उसमें इंडिविजुअल राइट का कोई मायने था नहीं, इंडिविजुअल का कोई वजूद भी नहीं था। वो इंडिविजुअल जो है सब्जेक्ट होते थे एम्पायर के अंदर में, उनका अपना कोई ऐसे खास कि हमें ये स्टेट के अगेंस्ट में अधिकार चाहिए, ये तो बहुत बाद की बात है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आती है जिसको नेचुरल राइट कहते हैं। फिर बाद में मोरल राइट एंड बहुत तरह राइट की थ्योरी, लीगल थ्योरी ऑफ राइट एंड ये सब आई। तो कैसे इवॉल्व हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। इनफैक्ट इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकेंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट, कैसे राइट्स इवॉल्व हुई है। व्हाट आर द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म टू द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये तो पूरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, ये मैंने अपने एग्जाम गाइड में लिखा है, वो मैंने आपको बताया है, वो गाइड आप ले सकते हैं, पब्लिश्ड है। नोट ऑन राइट्स वर्सेज ऑब्लिगेशन, जो मैंने अभी कहा। तो तीन क्वेश्चन है 2022 में। क्वेश्चन है एनालाइज द थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ये क्वेश्चन एक ही है। यदि आपको थ्री जनरेशन ऑफ राइट कहेगा तो आप राइट्स का इवोल्यूशन ही तो बता रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट, जस्ट रिवाइज करने के लिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट वो है जो सिविल राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज कहते हैं, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, एसोसिएशन का, जिसको आर्टिकल 19 में जो मिलता है राइट टू फ्रीडम। और पॉलिटिकल राइट भी, वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार, किसी पॉलिटिकल ऑफिस को ऑक्युपाई करने का अधिकार, पॉलिटिकल राइट। जो सेकेंड जनरेशन राइट है वो बेसिकली सोशलिज्म के बाद आता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, मतलब कि सोशल स्टेटस बराबर हमें मिले, हमें राइट टू लाइवलीहुड मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू शेल्टर मिले। इस टाइप की जो राइट्स हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट एंड कल्चरल राइट्स भी, हमें अपने कल्चर को, मतलब हम जिस कल्चर को हैं उसको इज्जत मिले, उसको प्रिजर्वेशन हो, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे ना हो कि हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। जो थर्ड जनरेशन राइट है वो बेसिकली ग्रुप राइट है, वो एक इंडिविजुअल नहीं, उसको ग्रुप को दिया जाता है, माइनॉरिटी को, चाहे कल्चरल राइट हो, कल्चरल ग्रुप को दिया जाता है, कल्चरल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, इथनिक माइनॉरिटी, फिर इन्वायरमेंटल राइट, राइट टू डेवलपमेंट एंड मेनी अदर काइंड ऑफ राइट, राइट टू एबोरिजिनल पीपल, ये सब जो है थर्ड जनरेशन राइट में आते हैं।
ये एक राइट के इवोल्यूशन को भी दर्शाता है कि पहले जो है आपको केवल सिविल लिबर्टीज दी गई, फिर पॉलिटिकल राइट, फिर सोशियो इकोनॉमिक राइट, और अब जो है हम थर्ड जनरेशन राइट पे पहुंच चुके। तो राइट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और आप ध्यान दीजिए कि जितना इंडिविजुअल को, मान लो ये इंडिविजुअल है और ये स्टेट है, तो जितना इंडिविजुअल का अधिकार बढ़ेगा उतना ही स्टेट का अधिकार संकुचित होगा, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन सम ऑफ द मेजर डिबेट्स ऑन द आइडिया ऑफ राइट्स इन रिसेंट टाइम। तो जो डिबेट है, एक डिबेट तो यही है ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। दूसरा है कि राइट्स बेस्ड समाज अच्छा है या नहीं, या ड्यूटी बेस्ड समाज अच्छा है, इस पे भी होती है। राइट्स क्या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट्स पे फोकस होने से क्या ड्यूटी या ऑब्लिगेशन पे फोकस कम हो जाता है, समाज का जो कॉमन इंटरेस्ट है क्या वो कम हो जाता है, क्या राइट्स जो है वो एक स्वार्थी कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इंटरेस्टेड, जिसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, या मटेरियलिज्म, या सेल्फ इंटरेस्टेड रैशनल पर्सन का जो है व्यू है। इस तरह के डिबेट यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो मैंने गाइड में लिखने की कोशिश की है। सो फोकस थीम क्या है कि कैसे राइट्स जो हैं थ्री जनरेशन में इवॉल्व हुए हैं, और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म, और भी डिबेट्स जो राइट के साथ में हैं। फाइनली यदि हम देखें डेमोक्रेसी पे, तो 2023 में क्वेश्चन है, हाउ डज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें कि पीपल खुद नहीं लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं, एड्रेसेस द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी। प्रॉब्लम ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कि मेजोरिटेरियनिज्म हो जाता है। यदि डाइवर्सिटी है, बहुत माइनॉरिटी हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे छोटे कल्चरल माइनॉरिटी, इथनिक माइनॉरिटी, रिलीजियस, तो उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सबकी वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो ये एक प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी है कि माइनॉरिटी को कहीं रिप्रेजेंटेशन गायब तो नहीं हो जा रहा है, वो डेमोक्रेसी के इसेंस से मेल नहीं खाता है। डिस्कस विद द रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो वहां पे जो है डिफरेंशिएटेड राइट की बात आती है, माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल जो है राइट्स की बात आती है, जो विल कैमेलिका ने किया है, आयरिस मैरियन यंग ने किया है। 2022 में क्वेश्चन है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आप मत समझिए कि डेमोक्रेसी का एक ही फॉर्म रहा है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अब्राहम लिंकन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, इस तरह की बात जब करते हैं, एथेनियन डेमोक्रेसी जो अपने भारत में लिच्छवी की जो थी, वैशाली में जो डेमोक्रेसी थी, तो हम लोग ऐसा लगता है कि सब लोग मिलकर खड़े होते हैं और फैसला करते हैं, जनता खुद खुद शासन करती है। ऐसा होता नहीं है। जो जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसने एक अलग तरह की डेमोक्रेसी बनाई, उसमें जिसको कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल टू स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी। पहले जो है पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो भी एक फिक्स समय के लिए, बीच में कुछ नहीं कर सकते, उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनते हैं जो एक्चुअली शासन करते हैं। सो इस तरह की जो डेमोक्रेसी है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जो लिबरलिज्म के थॉट पे आती है। तो उसका आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से, और कैसे आगे बढ़ी है, उसके क्या क्या फॉर्म रहे हैं, ये भी आप एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ डेलिबरेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी की जो सबसे दो प्रॉब्लम जो है, ये लोग ये कहते हैं कि ये एक्चुअल में पीपल का शासन नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव भी टू स्टेप शिफ्टेड है, तो कुछ ही लोग के हाथ में एक बेसिकली ओलिगार्ची बन जाती है। तो इसको कैसे और जो है पीपल को इन्वॉल्व किया जाए, उसके दो मेथड जो हैं लिबरल डेमोक्रेसी निकालती है। वन फॉर्म इज नोन एज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, दूसरा पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो मुद्दा जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पब्लिक पॉलिसी हो, डिसीजन मेकिंग अदर हो, उसमें पब्लिक जो है वो बढ़ चढ़ करके डिबेट करे, डिलिब्रेट करे, और उससे जो उभर करके निकल के आती है कंसेंसस, जिसको कि जैसे रूसो का जनरल विल को थोड़ा याद कीजिए, उस टाइप का, उससे जो है जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले जनता की सुन करके। जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, उसमें तो ये है कि जनता कितनी पार्टिसिपेट कर सकती है डिफरेंट फॉर्म में, रिफरेंडम हो, इनिशिएशन हो, जो स्विट्जरलैंड करती भी है, कितने तरीके से जो है जनता खुद गवर्नेंस में भाग ले सकती है। तो यहाँ पे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है। विथ रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, डिस्कस द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। तो जो कम्युनिटेरियन जो है, लिबरल कम्युनिटेरियन, मतलब कि वो कम्युनिटी और जो कल्चरल कम्युनिटी हो, चाहे इतनी कम्युनिटी, उसको नर्चर करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल का जो पूरा वजूद है, वो उसके कम्युनिटी के ही आइडियोलॉजी या उसके कस्टम, उसके
उसकी जो वर्ल्ड व्यू उससे गाइडेड होता है। इंडिविजुअल एक कम्युनिटी का एक माइक्रोकॉस्म होता है, मतलब एक जैसे कि कोई एलिमेंट, कोई कोई सब्सटेंस है, उसका जो एटम है, हर एटम बराबर होता है, उस टाइप का इंडिविजुअल होता है। तो कम्युनिटी को यदि हम नर्चर नहीं करेंगे, केवल इंडिविजुअल को देखेंगे, तो हम मूल जो है बात ही भूल जाएंगे, क्योंकि मूल जो है, जो रूट है, वो कम्युनिटी है। तो उसमें जो है हर कम्युनिटी की अलग कल्चरल आइडेंटिटी होती है, और लिबरलिज्म में चूंकि सब कुछ इंडिविजुअल पे आधारित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बीच में मिस कर जाती है। ये कम्युनिटेरियन थिंकर का कथन है कि जब हम यूनिवर्सली हर इंडिविजुअल को बराबर मानते हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल्चर से या कम्युनिटी के एक इसेंस से एक इंडिविजुअल अलग होता है। इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल हैं, उनको हम बराबरी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो वही हो जाएगा कि अनइक्वल्स आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली, जो कि इनजस्टिस है, अनजस्ट है। तो इस सब को इशू को उठाते हैं कम्युनिटेरियन, और वो क्रिटिक करते हैं लिबरलिज्म के यूनिवर्सलिज्म को, इंडिविजुअलिज्म को, और मल्टीकल्चरलिज्म को जो वो नज़रअंदाज करते हैं, डाइवर्सिटी को जो नज़रअंदाज करते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म जो लिबरल डेमोक्रेसी में आ जाती है, और जो कम्युनिटी को अंडरमाइन करते हैं, इन सब को वो जो है लिबरल डेमोक्रेसी की कमियां गिनाते हैं कम्युनिटेरियन। ये आपको इसमें लिखना है। 2021 में है राइट एन एसे ऑन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को आप एक लिबरल डेमोक्रेसी का आप सिनोनिम भी कह सकते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब ये जहां पे कि रूल एंड रेगुलेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसको एक सही फेयर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए जो कि रूल एंड रेगुलेशन है, और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशन बन जाए जो कि उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, मतलब कि जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, यदि ये सब मिल करके उस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल रेगुलेशन को सही ढंग से फॉलो करें, तो समाज में एक डेमोक्रेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, सब बराबर होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइप का डेमोक्रेसी लाना चाहता है वो होगा, लोगों के अधिकार होंगे। तो इसी को हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। वेस्टर्न जो कंट्री है, उन्होंने महारत हासिल की प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को लाने में। जो ईस्टर्न डेमोक्रेसी है, ओरिएंटल जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे एशिया अफ्रीका के, उन्होंने भी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अपनाया। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि आपने जो रूल रेगुलेशन अपनाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, जैसे इंडिया ने अपनाया, कई लोगों को लगता है कि ये तो ऊपर से थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन है, ये तो वेस्टर्न रूल एंड रेगुलेशन है। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बना वो भी वेस्टर्न है। तो जब आप प्रोसीजर, रूल एंड रेगुलेशन जो है वो आपका अपना ना हो, आपके समाज से तारतम्य उसका ना हो, कोहेरेंस में ना हो, और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो भी परदेसी लगे, तो ये दोनों मिल करके कैसे आपके समाज के साथ में एक जस्ट व्यवस्था दे पाएंगे? वही इंडिया और दूसरे अफ्रीकन कंट्री को झेलना पड़ रहा है। जब तक इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे हार्मनी में हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यदि खुद हमारे समाज के हार्मनी में नहीं हो, या तो हम, हमारा समाज जो है बदल जाए उस तरह से जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बदल लें जैसा कि हम हैं। अब जो मैं कह रहा हूं ये ओपिनियन है, थोड़ा इस पर सोचना मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जो है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की है, बिकॉज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर से गाइडेड होता है। वेस्टर्न कल्चर की जो है ये अवधारणा है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इसकी जो लिमिटेशन है, जैसे मैंने कहा कि यही लिमिटेशन है कि आप उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जो करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कितना सफल है इस पर डिबेट हो सकता है। सो फोकस थीम आप क्या देखते हैं कि लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, इसके सब्सटेंटिव फॉर्म जैसे कि डेलिब्रेटिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कैसे लाया जा रहा है, और इसके क्रिटिक क्या है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको बहुत शुभकामनाएं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आपको पता है कि इस थीम की गाइड ऑलरेडी जो है इंस्टामोजो पे है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड विशेस, बाय।